Kalanidhi Division, it is my privilege to welcome you all to the AI-based workshop and training program. Artificial intelligence is rapidly transforming the way we create, communicate, and engage with culture and knowledge. Today's workshop offers an opportunity to understand these emerging technologies and explore their practical applications in creative and professional domains. We are delighted by your presence and thank you for joining us for this important program. May I now request our distinguished dignitaries to kindly grace the stage. Professor Ramesh Chandra Gaur, Dean, Indira Gandhi National Center for the Arts, Shri Rakesh Shukla ji. Shri Rakesh Shukla brings with him more than 3 decades of distinguished experience. Over the course of his career, he has been associated with leading media organizations such as Aaj Tak, India Today Television Network, and Property TV Singapore. An active voice in the field of emerging technologies and media innovation, he is the author of the book Mind, Machine, and Magic: Artificial Intelligence in Media. He has received professional training in generative AI through the Economic Times Digital Workshop on Gen AI, Content and Technology in Media, and currently serves as the CEO of Mindscape AI, where he focuses on leveraging artificial intelligence and machine learning for content creation, capacity building, and digital transformation. May we welcome them with a round of applause. We shall now proceed with the felicitation of our distinguished guests. Thank you, sir. We now move to the main session of the program. It is my pleasure to invite Shri Rakesh Shukla ji, CEO Mindscape AI, to address the gathering and conduct the AI-based workshop and training program. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज यहाँ आपके बीच उपस्थित होने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं अपना आपको संक्षेप में परिचय दे दूँ। मेरा नाम राकेश शुक्ला है और मैं बेसिकली हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने इतिहास में एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद 30-32 साल तक मैंने एक्टिव जर्नलिज्म में, बेसिकली ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, टेलीविज़न जर्नलिज्म में काम किया और दूरदर्शन, आज तक, भारत सरकार के दूसरे कई प्रोग्राम में मेरी बहुत सक्रिय भूमिका रही। लास्ट असाइनमेंट अब ये है कि एक बहुत बड़ा सवाल इस बीच आता है हमारे सामने कि इतिहास और पत्रकारिता और इसके बाद एआई कैसे, कहाँ, क्या हुआ। तो इसका एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य आपको देना मैं ज़रूरी समझूंगा। वो ये है कि मेरा लास्ट असाइनमेंट जो था वो दुबई में था। एक्सपो 2020 एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था दुनिया के फलक पे और काफ़ी बड़ा था। 192 कंट्रीज़ के पेविलियन थे और दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक माना जाता है। हर 5 साल पे होता है। एक्सपो 2020 वाज असाइन टू दुबई फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो 20 में तो आप जानते हैं लॉकडाउन था और कोविड का वक्त था, तो 20 में नहीं हुआ, 21 और 22 में हुआ। उसमें डिजिटल एंड सोशल मीडिया के एक विंग को मैं हेड कर रहा था, जिसमें डिजिटल एंड सोशल मीडिया पे जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम का था उस डेस्क को मैं लीड कर रहा था। तो उसमें जो एक सबसे दिलचस्प बात मुझे देखने को मिली कि जो लीड कंटेंट था, जो कंटेंट हम जनरेट करते हैं और जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो 2 लैंग्वेज में मेनली हो रहा था, एक इंग्लिश और एक अरबिक। तो अरबिक मुझे आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश डेस्क को लीड कर रहा था। तो इंग्लिश वाले प्रोग्राम में जो कंटेंट लीड हो रहा था, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि वो 15 लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम कंटेंट जनरेट कर रहे थे और 15 लैंग्वेज में एक साथ ट्रांसलेट हो रहा था। और ट्रांसलेशन का जो गैप होता है, जिसको हमारे लैंग्वेज में लेटेंसी बोलते हैं, व्हाट इज़ द लेटेंसी, कितना डिले है वो 1.5 सेकेंड था, लेस देन 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड।
तो 1.5 सेकेंड में एक इंग्लिश का जनरेटेड कंटेंट 14 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा था और 50 से ज़्यादा देशों में साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये मेरे लिए इतना बड़ा अचंभा था, इतना बड़ा आश्चर्य का समय था, अनुभव था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर जब उस पूरे कार्यक्रम को काफ़ी सेशंस किए हमने, काफ़ी डिलीवरी के बाद फिर हम जानने को उत्सुक हुए कि भाई क्या है ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। तो वो मेरे लिए पहला अनुभव था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे काम कर रहा है। और एक्यूरेसी अगर आप समझें कि इंग्लिश से जो बाकी 14-15 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा था, तो उसकी एक्यूरेसी रेट 97-98% थी। मतलब 97-98% 1.5 सेकेंड के डिफरेंस में वो सही ट्रांसलेट कर रहा था और उसको एक साथ 50 से ज़्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी खबर थी हमारे लिए। तो इसने मुझे कंपेल किया इस विषय को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। इस पर मैंने बहुत गहरा शोध किया है, एक किताब भी इस पर लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया पे। और वो सब करके उन सब का जो एक मिला हुआ स्वरूप है, मिश्रित स्वरूप है, फ्रॉम माई हिस्ट्री बैकग्राउंड टू जर्नलिज्म टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ टेक्नोलॉजी विल लीड इन फ्यूचर, उन सब का रूप आपको यहाँ इस पीपीटी में देखने को मिलेगा। और इसमें ज़्यादातर मैंने फैक्ट्स, फिगर, एनालिटिक्स, डायग्राम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है ताकि, और बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में, बेसिकली हम आपको एआई की कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम एआई लिटरेसी प्रोग्राम को आपके सामने रखना चाहते हैं। एआई है क्या, एआई सोचता कैसे है, ये काम कैसे करता है, ये कैसे नेविगेट करता है, आने वाले समय में और आज के हमारे समाज को कैसे, अर्थतंत्र को, समाज को, सिस्टम को कैसे प्रभावित करेगा, ये हमारा मेन थ्रस्ट है इस पर। तो यह यहाँ से हम ये शुरू करते हैं। So the title is what is artificial intelligence, and my second slide is why humans rule. हम हजारों लाखों प्रजातियों में, पूरी दुनिया में आप देखें तो हजारों लाखों प्रजातियों में कितने असंख्य लोग हैं, जीव जंतु हैं। ऐसा मानते हैं हम कि, और रिसर्च भी ये कहता है कि जैसे हाथी है, चिंपांजी है, घोड़ा है, वैसे और दूसरे कई प्रजाति, कुत्ता है, वो भी सोचते हैं, वो भी समझते हैं, वो भी आत्मसात करते हैं चीज़ों को, उनके भीतर भी अनुभव है, फीलिंग है। लेकिन जो रूल करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ हम में है, मतलब मनुष्य में है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हजारों लाखों स्पीसीज में से आपको अलग करती है और आपको आउटस्टैंडिंग बनाती है? तो हमारा उस सवाल का जवाब है यहाँ पे, बिकॉज व्हाई ह्यूमंस रूल, बिकॉज दे थिंक, दे क्रिएट, they implement, they earn, they expand and they command. तो इतनी चीज़ें जो आदमी करता है बाकी स्पीशीज में से कोई नहीं करता है। वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपके साथ सहयोग कर सकता है, आपके साथ किसी भी स्तर पर जाकर आपको आगे बढ़ा सकता है, नॉलेज दे सकता है, इमोशनल अटैचमेंट दे सकता है। लेकिन ये जो मनुष्य कर रहा है ये वो नहीं कर सकता। ये हमारी खासियत है और इसीलिए why humans rule, because all these three elements and points I have defined it. Now, what if machine, sorry, yeah, what if machine can think, create and implement beyond humans? अब यहाँ हमारा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आए, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कमांड करते हैं, अपने चैलेंज को, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हम और आगे रिसर्च करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर ये आप एक सिस्टम लेकर चलिए जिसमें कि अगर मशीन आदमी से ज़्यादा सोचने लगे और मशीन आदमी से ज़्यादा जाकर
फैसले लेने लगे फिर क्या होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बहुत बड़े, बहुत ही गहरे लेवल तक है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों में, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो माय क्वेश्चन इज, व्हेन रोबोट्स थिंक and surpasses the human level, then what will happen? Then one of my favorite historian, writer, thinker is Yuval Noah Harari. He is professor of history in Hebrew University, Jerusalem, Israel. उनका एक बहुत फेमस कोट है, humans were always far better at inventing tools than using them wisely. मतलब ये हुआ कि हम, मतलब मनुष्य ने हमेशा इन्वेंशन को लेकर, आविष्कार को लेकर हम बहुत आगे रहे हैं। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे हजारों साल, लाखों साल की सभ्यता संस्कृति में इस बात के कई आपको उदाहरण मिलेंगे कि इन्वेंशन में हम बहुत आगे रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल में हम बहुत पीछे रहे हैं या हमेशा उसको हमने क्वेश्चन किया है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एक स्क्रीनशॉट है। पिछले साल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के, इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव ए का जो वर्कशॉप किया था, उसमें उन्होंने ये अपने एक स्लाइड में इस्तेमाल किया था। मैंने कॉपी किया है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, द चैलेंज ऑफ आवर टाइम इज व्हाट? ह्यूमंस आर हुक्ड। आप देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा, लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के साथ, डिजिटल हैंडहेल्ड डिवाइस के साथ वो झुके हुए हैं। मशीन्स आर लर्निंग, और आप देखिए कि जो मशीन है या जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है, वो किताब के साथ बैठा हुआ है, और जितने लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के साथ हुक्ड हैं। सो दिस इज बेसिकली सरकास्टिक कमेंट ऑन कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन क्या कर रहा है, आने वाले समय में मशीन कैसे करेगा। So my next slide is a popular proverb I have taken from the ancient Greece, and this is, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बनाना चाहते हैं, हमारी आत्मा जो है और हमारी पूरी कार्यप्रणाली जो है और हमारा जो पूरा एक्ट है, वो उसके अनुसार ही ढलता है, उसमें रंगता है और उसके अनुसार ही ढलता है। And so the next point, when robots think and take decision, इन सब के बीच अब एक पॉइंट आप ऐसा इमेजिन कीजिए, जब रोबोट के सोचने समझने की शक्ति, उनको उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसले को एनालाइज करने की शक्ति अगर हमसे ज़्यादा हो जाए, हमसे आगे निकल जाए और हमसे तेज फैसले लेने लगे, तो क्या होगा? एंड देन द एआई रेस बिगिंस, एंड दैट्स द पॉइंट। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अ ब्रीफ नोट ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमने 4 पॉइंट इसलिए लिए हैं कि अब तक मानव सभ्यता के और मानव समाज की तरक्की में, डेवलपमेंट में, जो अभी तक हम लोगों ने जितने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फेज देखे हैं, वो अब तक 4 फेज हम लोग मानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 फेज को हमने 4 स्लाइड में आगे डिस्क्राइब किया है, और वो 4 जो स्लाइड हैं उसमें मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा कोनोटेशन के साथ थोड़े विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हो रहा है जिसका परिणाम आगे आने वाले समय में और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको देखने में मिलेगा। So the first phase is 18th century, that is 1784. Second is 1870. Third is 1969, 1970, and fourth is 2001 till 11. अभी हम जहाँ हैं ये 15 साल पहले और आने वाले समय में अभी बहुत आगे तक जाएगा। तो what is first industrial revolution? So the first industrial revolution was, टाइम उसका है, आप मोटा मोटी समझ लीजिए, 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी, अराउंड 1760 टू 1840, ये पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वक्त है। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ऐसा क्या किया? तो इसमें जो सबसे मेन थ्रस्ट था, इसका जो सबसे मेन पॉइंट था, वो था एनर्जी में हमने स्टीम, वाटर, कोल एक्सट्रैक्शन, कोर इनपुट्स, एंड प्रोडक्शन में हमने मैकेनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल, अदर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, एंड इन सब को मिला लीजिएगा आप अगर, तो
जिन 3-4 कंपोनेंट्स ने हमारी सभ्यता संस्कृति को बहुत गहरे तक प्रभावित किया, वो था आइकॉनिक टेक मीन्स स्टीम इंजन, मैकेनाइज्ड लूम्स एंड रेलवे। वो आप समय, अगर इतिहास का थोड़ा सा भी आप पीछे देखें तो आपको पता चलेगा कि वो इम्पीरियलिज्म का पीक टाइम था, जब ब्रिटिशर्स भी हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो ये सारे जो है मैकेनाइज्ड लूम्स एंड स्टीम इंजन एंड रेलवे उनके पास आए, लेकिन मटेरियल नहीं था उनके पास। वो सारा मटेरियल हमारे यहाँ से उठा रहे थे, साउथ एशिया से उठा रहे थे, हिंदुस्तान से उठा रहे थे, वहाँ लेकर जा रहे थे। और जो भी उनकी तरक्की की बुनियाद है, जो भी उनकी तरक्की का बेस है, वो सारा का सारा हमारे रॉ मटेरियल और हमारे रिसोर्सेज पे आधारित रहा है। तो ये पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरे स्लाइड पे आप आए तो आप देखेंगे व्हाट हैपेंड देयर इन सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। that time was roughly 1870 to the early 20th century. What happened there? Energy, electricity, gas and oil, जो पिछला हमने आपको जिक्र किया, उससे हम आगे बढ़े। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल हमारी ज़िंदगी में आया। और प्रोडक्शन लॉजिक में हमने क्या कमाल किया, तो मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइंस, लार्ज वर्टिकल इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज, आइकॉनिक टेक्स लाइक लाइट बल्ब, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनल कंबसन इंजन्स एंड कार की शुरुआत हो रही थी उसकी। ये जब हम लास्ट करेंगे तो हमने जो पीपीटी के बाद जो हमने वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए, उसमें हमने इसका बहुत अच्छे से, बहुत इमोशनल, बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया है। यू विल लव टू सी दैट। नाउ द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज फ्रॉम 1960s till around 85, something like that. So what was the thrust of it? Was the energy that was tech-based, electronics, semiconductor, IT and early automations. Production logic was programmable automation, PLCs, robots, assembly line, early internet, not late. जब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी आ रहा था, ये अभी आपके हाथ में तो 95 में हमारे हाथ में पहली बार हिंदुस्तान में आया, उनके पास 82-83 में आ गया था, हमसे 10 साल आगे थे। एंड दिस आइकॉनिक टेक मीन्स द कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, सो एंड सो फोर्थ। दिस वाज द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मेन फीचर, मेन हाईलाइट एंड मेन कंपोनेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4. What's happening? The fourth industrial revolution, which started mainly 2011, I mean 2011 के बाद से शुरुआत इसकी हम मानते हैं। टाइम अर्ली 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट, टेक बेस्ड। अब वो जो पिछले हमने आपको जिक्र किया, पिछले टूल्स का, मशीन का, अचीवमेंट्स का, वो कैसे बदला, तो वो बदल कर कहाँ पहुँचा? साइबर फिजिकल सिस्टम, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, बिग डेटा, क्लाउड, AI, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा कम जानते हैं क्योंकि अभी हमारे देश में आया नहीं है, लेकिन एक्सपो 2020 में कार्य करते समय मैंने 3D प्रिंटिंग के स्टॉल्स देखे थे। वो हमारी समझ से बाहर था उस समय, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ये था जैसे आप घर बनाते हैं, आप देख रहे होंगे कि चाइना में या अमेरिका में या कुछ और दूसरी जगहों पर वो आपको बता रहे हैं कि हमने 3 मंजिला इमारत 7 दिन में बना दी। वो क्या होता है, आपका जो आर्किटेक्ट है, आपका जो इंजीनियर है, वो जो डायग्राम बनाता है, जो आप उसको सिविल कंस्ट्रक्शन में लेकर नहीं जाता है, वो मशीन में ईंट गारे को, सीमेंट को, सिस्टम को लोड करता है और वो 3 दिन में पूरी बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर देता है। और एक्यूरेसी इतनी शानदार होती है उसकी कि आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जितना बड़ा, जितना छोटा, दीवार में खिड़की कहाँ होगी, दरवाजे कहाँ होंगे, छत पे भी खुला होना चाहिए या पूरा बंद होना चाहिए। आप सिर्फ पेपर पे जो ड्राइंग आप बनाते हैं, कंप्यूटर पे जो अपना आप स्केल बनाते हैं, वो सारा का सारा आपको वो रियल टाइम में फिनिश करके हैंड ओवर कर देता है इन 4 days 3 story बिल्डिंग। दैट्स 3D प्रिंटिंग। Then the production logic was smart factories, high interactivity, machine-to-machine communication, autonomous and decision making. Iconic tech is what at current level is the autonomous robots, IoT sensors, digital twins, additive manufacturing, so and so forth. अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ना हमने आपको एक ब्रीफ नोट दिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 to 4। अब यहाँ पे एक इसका एक
एनालिटिक्स है जो मुझे बहुत पसंद है। 1 से लेकर 3 तक के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं थी। वो क्या था? वो फैक्ट्री बेस्ड था, मैन्युफैक्चरिंग लाइन था, ऑटोनोमस बेस्ड था। जो इक्विपमेंट हैं, जो गाड़ियां हैं, जो मशीन बना रही हैं, चाहे स्टील का कारोबार हो या गाड़ियों का हो या बड़े फैक्ट्रीज का हो, उसमें सरकार की भूमिका थी, कॉरपोरेट्स की भूमिका थी, इंटरप्राइज की भूमिका थी। आम आदमी की कोई भूमिका नहीं थी। हम सिर्फ कंज्यूमर थे उसके। वो लिमिटेड था। तो जो फर्स्ट टू थर्ड phase of industrial revolution was limited only to the corporates, enterprise and government. The mass was only the user of it. Now, why fourth industrial revolution or the IoT or the AI is more important? Everybody is inventing, everybody is using, everybody is chatting, everybody has his handheld device and the computer and palm top and the laptop in your hand, and you are creating whatever you want to do. So the fourth industrial revolution led by AI is not limited to the corporate or the enterprise, but it is accessible, or it is being proliferated by the millions and billions of people who have a mobile phone in hand and the internet connection. That's it. That's the beauty of this revolution. So I have titled it as AI as the great equalizer. So how the corporations turn into the equalization of the format and design, and a brief note is there. And I'll leave that this PPT with the system over here. Most of you students are there. If you're really interested to know about the details, text, design, and you can take it from there. It will help you to understand. So, yeah. So next is the Industrial Revolution 2 and 3, the innovation reserved for the powerful. जो मैंने अभी आपको बताया, ये उसका ही एक नोट है कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेकेंड एंड थर्ड जो था वो एक लिमिटेड क्लास तक था, एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक था, और जिसके हम सिर्फ कंज्यूमर थे, हम सिर्फ यूजर थे, जिसको अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने उसको बहुत आगे बढ़ाया, और दिस इज कॉल्ड द एआई शिफ्ट फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज टू द एआई शिफ्ट इज व्हाट? फ्रॉम बोर्ड रूम्स टू वर्क रूम्स। जो पॉलिसी एंटरप्राइज तक कॉन्सेंट्रेटेड था, वो पॉलिसी, वो सिस्टम आम आदमी तक, हर आदमी तक, एक स्टार्टअप वाले किसी आदमी के पास जो किसी दूर दराज के टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बैठा हुआ है, टाउन में बैठा हुआ है, वो भी आज सोच सकता है कि खेती कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, कोई ट्यूशन कैसे चला सकते हैं, क्लास कैसे चला सकते हैं, अपनी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।